इम्प्लांटोलॉजी हमने लेक्चर लिया मॉर्निंग में और अभी कुछ इम्प्लांट लगाए। इसके संबंध में अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप एकदम दिल खोल के पूछिए और मैं भी ऐसे जवाब दूंगा। प्लीज पूछिए। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा यहीं रख दो। जो हम कहते हैं मेन ग्राइंडर जो मोलर है, वो मेन ग्राइंडर है, वो कितने परसेंट च्यूइंग लोड लेता है च्यूइंग के टाइम पे? बहुत अच्छा सवाल है। इट इज एक्सीलेंट क्वेश्चन। एक्चुअल में डिफरेंट टाइप के लीवर्स होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। मैंडिबल इज ए क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर। मैंडिबल इज ए क्लास 3 लीवर। क्लास 3 लीवर मतलब यहाँ पे एक वो है, यहाँ पे हिंज है इसका, यहाँ पे मसल अटैच्ड है जो यहाँ से लेटरल एंगल के लेटरल साइड से मैसेटर मसल यूँ जा रही है और मीडियल साइड से मीडियल टेरिगोइड जा रही है। ये दो मेन पहलवान हैं, ये दो मेन पहलवान हैं जो इसको ऊपर खींच रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ तो ये हो गया और ये दोनों पहलवान यूँ खींच रहे हैं, ठीक ऐसे ऊपर जा रहा है। इसका देसी उदाहरण क्या है? मतलब लीवर का एग्जाम्पल चौथी क्लास में भी आता था ना, तो क्लास 3 लीवर का क्या एग्जाम्पल है? एक आदमी ने ये डंडा यहाँ टिकाया हुआ है, ठीक, और यहाँ से जोर लगा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? नहीं पता आप लोगों को? फाटक। पत्थर लिफ्ट करते हैं जब हम, तो पत्थर लिफ्ट करते हैं तो उसके नीचे एक तो छोटा सा लीवर, वेज लगाते लेकिन हैं। ये तो तब सेंटर में हो गया ना। नहीं, पत्थर जब लिफ्ट करते हैं तो ये तो नीचे फंसाया एक यहाँ पे पत्थर कुछ के, रखते हैं हम। यहाँ एक और पत्थर लगाया, हाँ, तो इसका तो हिंज यहाँ बीच में आ गया ना। या सुपारी कटर जोर जो यहाँ है, लगाया, सुपारी कटर, सुपारी कटर। उसके पास में लेके जाते हैं। हाँ, नहीं, एक मछली हाँ, निकालने के लिए यूँ किया और यहाँ पे जोर लगाया और मछली का वजन वहाँ लटका हुआ है एक एंड पे। क्लियर हुआ? एनीवे आपको देखना है, अभी फ़िलहाल के लिए बात समझनी है कि भाई ये क्लास 3 लीवर है और यहाँ पे हिंज है, यहाँ से ये मसल्स खींच रही हैं और ये मसल्स इतनी मजबूत मसल्स हैं कि लड़ाई हो जाए, किसी की उंगली अगर कोई चबा रहा हो तो उंगली की हड्डी टूटती है, दांत वांत नहीं टूटता है। तो दांत का भी फोर्स डैम्पनिंग का कैपेसिटी इतना ज़्यादा है कि वो नॉर्मली टूटता नहीं है, ठीक। और ये मशीन इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है कि इतना लोड एग्जर्ट कर सकती है। डिस्कवरी या जियोग्राफिक में कभी देखे हो तो कुछ पहलवान लोग जो है मुंह से पकड़ के भारी भारी चीज़ें खींच रहे हैं, टू द एक्सटेंट शायद ट्रक भी खींच रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब इन मसल्स में तो बड़ा दमखम है नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो क्लास 3 लीवर का हिंज यहाँ है, मसल यहाँ लगी हुई है और ये यूँ खींच रहा है और ये क्रशिंग मशीन बीच में क्रश कर रही है। तो जब ये क्रशिंग मशीन बीच में क्रश कर रही थी तो ये जो पहलवान है, पहलवान मतलब मसल, एलिवेटर मसल, ये जिस लाइन ऑफ एक्सिस में मेन फोर्स एग्जर्ट करती हैं वहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। उससे पीछे चले जाएंगे तो भी एफिशिएंसी कम होगी, आगे चले जाएंगे तो भी एफिशिएंसी कम होगी। जो एंटीरियर टीथ हैं उनकी कटिंग एफिशिएंसी हमेशा कंपैरेटिवली कम होती है। थर्ड मोलर की भी कम होती है। जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट टूथ है वो फर्स्ट मोलर है। लगभग चूइंग अकेला फर्स्ट मोलर करता है, लगभग 40% का। आप लोग चेक कर लीजिएगा, लिटरेचर में लिखा है कि नहीं बात, बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, फिगर यही है, मैं भूलता नहीं हूँ। 40% फर्स्ट मोलर में फोर्स एग्जर्ट होता है। तो मतलब अगर फर्स्ट मोलर किसी का निकल गया दाएं बाएं दोनों तरफ का, सिर्फ एक एक, दूसरा तो बेकार हो गया, एक एक निकलते ही 2 मैंडिबुलर निकले तो मैक्सिलरी बेकार। इसका मतलब 40% एक्टिविटी गायब, यानी कि लगभग बाकी सारे दांतों का बर्डन डबल हो गया लगभग। क्लियर होगी बात? तो इतना इम्पोर्टेंट है।
तो फोर्स फर्स्ट मोलर में मैक्सिमम होता है 40%। उसके बाद जो सबसे एफिशिएंट दो दांत हैं वो सेकंड प्रीमोलर और सेकंड मोलर है, ठीक। और बाकी तो थोड़ा बड़ा कुछ करने लायक है, क्योंकि फर्स्ट प्रीमोलर जो है वो तो थोड़ा कस्पिड टाइप ही होते हैं, उनको बोलते भी कस्पिड है। वो कैनाइन से थोड़ा ही डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने एनाटॉमी कार्व की होगी तो उसका बक्कल या फेशियल कस्प तो होता है, पैलेटल साइड में तो हार्डली कुछ होता है, राइट। वो तो नाम के रूडिमेंट्री लिंगुअल कस्प और वो जो बनाते हैं हम लोग, राइट। तो सवाल क्या था भैया, जवाब मिल गया कि कुछ बाकी मैक्सिमम रह गया। च्यूइंग लोड कौन सा टूथ? मैक्सिमम च्यूइंग लोड फर्स्ट मोलर। तो अब ये वाली बात को ये सोचना कि कौन सबसे ज़्यादा लोड लेता है, फर्स्ट मोलर की एनाटॉमी को देखिए, सेकंड मोलर की एनाटॉमी को देखिए, थर्ड मोलर की। उस एनाटॉमी को देख के भी ये बताया जा सकता है कि यही सबसे ज़्यादा लोड लेता है। क्यों? 5 कस्प होता है उसमें। फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी है। फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी कहती है कि फंक्शन इज रीजन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स मजबूत हैं इसलिए बहुत एफिशिएंट फंक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि स्ट्रक्चर्स मजबूत है ही इसलिए क्योंकि फंक्शन कर रहा था। पहलवान के मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, पहलवान इतनी ज़्यादा पहलवानी इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मसल ज़्यादा है, पहलवानी इतनी ज़्यादा कर रहा है इसलिए मसल ज़्यादा है। आज वो पहलवानी करना बंद कर दे, लेटा रहे दिन भर, कुछ दिनों में उसके मसल मास गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट मोलर का स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि ये मोलर सबसे ज़्यादा काम करता है। कैसे? मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर को देखिए, उसकी रूट सबसे ज़्यादा लंबी, डाइवर्जेंट, डेवलपमेंटल ग्रूव बहुत डीप, इसीलिए पेरिडोन्शियम, वहाँ हड्डी जो उसके बीच में जो थी वो बहुत मोटी मोटी। पीडियल का ओवरऑल अटैचमेंट सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया फर्स्ट मोलर में, मैंडिबल की बात कर रहा हूँ अभी। डाइवर्जेंट भी रूट उसकी है, क्रोकेड भी रूट उसकी है। ओवरऑल इवन आप सीजे से लेके फर्केशन तक रूट का देखिए, पूरा प्रॉपर बरगद के पेड़ जैसा तने जैसा है उसका ट्रंक, मोटा ट्रंक ही बोलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीजे से ही डिवीज़न चालू हो जाता है रूट्स का, वो लगभग 3-4 मिलीमीटर नीचे जाकर चालू होता है प्रॉपर फर्केशन। सेम थिंग मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, वो तो और तगड़ा बरगद का पेड़ जैसा लगता है कि पैलेटल रूट इतनी लंबी और चली जा रही है यूँ टेढ़ी 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 टेढ़ी। वो भी यहाँ से यूँ चली, फिर यूँ घूम के यूँ गई, आरिवेटिंग नहीं उस रूट के, और फिर एक मीजियोबक्कल रूट, वो थोड़ी यूँ होती है, यूँ जा रही है, और फिर वो थोड़ी मुड़ भी गई। डिस्टल वाली यूँ सीधी चली जाती है, सॉरी सिलेंड्रिकल सी होके। मतलब अजीबोगरीब तरीके से रूट्स फैली हुई हैं और आर्किटेक्चर एकदम डिफरेंट दिशाओं में। तो ये जो फैलाव है ये ऐसा ही है कि एक आदमी जो पैर पास करके खड़ा हो तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन एक के दो के बजाय 3-4 पैर हो जाए और वो फैला के खड़ा हो तो गिरने के चांसेस कम हो गए। तो इतना लंबा लंबा रूट, क्रुकेड रूट विद डीप डेवलपमेंटल ग्रूव्स विद ए थिक बल्कि 4 मिलीमीटर लॉन्ग मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर ट्रंक मतलब एकदम प्रॉपर चौकोर टाइप का वैसा होता है, मोटा मोटा, जैसे कि एक बरगद के पेड़ को अगर काट लिया जाए, नोट से काटिएगा, ठीक है, तो उसका अगर काट के तना निकाला जाए तो बहुत मोटा सा, ऐसे कि डाइनिंग टेबल अगर आपको बनानी हो बहुत बड़ी सी, तो एक ही ब्लॉक में से बन जाए। उसी को साइमुलेट करते हुए आप मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर को देखिए कि इसके सर्वाइकल रीजन में अगर काट के एक चकता निकाला जाए तो चींटियों के लिए डाइनिंग टेबल बन सकती है बहुत बड़ी सी, वेरी बिग, ह्यूज नहीं छोटे छोटे कुर्सियाँ लगा के। तो एनीवे मेन पॉइंट इज कि वो इतना बल्कि और इतना स्ट्रॉन्ग पेड़ की तरह खड़ा है, जबकि बाकी दांतों को कंपेयर कीजिए, जिसको मैंने कस्पिड बोला, मैंडिबुलर से फर्स्ट प्रीमोलर, मिलजुल के लगभग 60% लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंदाजन 50%, क्योंकि 5% उधर का निकाल के इधर डाल दो तो है भैया। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टूथ इज द फर्स्ट मोलर।
काम तो ऐसे चूइंग का कैनाइन भी करता है कुछ किसी हद तक, हालांकि वो ग्राइंडिंग का नहीं करता है, मगर कटिंग, टीरिंग, शीरिंग, इंसाइजिंग सब करता है। उतना लंबा भी लगाना चाहिए। कंडेंस करके बोन और बोन इम्प्लांट कांटेक्ट को बढ़ाने वाली सब एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, और प्रेफरेबली 5 मिलीमीटर डायमीटर का इम्प्लांट लगाने की कोशिश करनी चाहिए मैंडिबुलर या मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में। बताइए। अभी हमारे ग्रुप में से कोई कह रहे थे कि इन्होंने सुना कुछ लोग माइक्रो मोटर से भी इम्प्लांट लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। अभी आप बताओ कि उसके पीछे कोई दैट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव मेरा ख्याल है, और पक्का बोन जो है उसमें नेक्रोज होगी। एक जनरेशन भी ज़्यादा है। एक्चुअल में मरता क्या न करता ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है कुछ भी, ठीक है, एनीवे, लेकिन अगर नरम हड्डी है, अगर नरम हड्डी है, ठीक, हकीकत ये है कि आप माइक्रो मोटर और फिजियो डिस्पेंसर को छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे तो मैं तो हाथ से वो बर्मी लेके कर रहा हूँ, कितने सारे मैंने केस किया। वो बर्मी बोलते हैं ना उसको, खाती के बाद बर्मी होती है कि नहीं, वो जो यूँ रख के और यूँ धागे वाला वो रख के चलाता है, एक तारा बजाने वाले जैसा, नहीं देखे हो कि नहीं? जी सर। तो उससे भी तो करता है वो। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो बहुत सारा हैंड से वो जो टोचा और वो लेके क्या कर रहा हूँ, तो वो भी बड़ा सिंपल डिवाइस है, नहीं, काफ़ी सिंपल डिवाइस है, नहीं, और उससे ठीक ठाक हो भी रहा है। हड्डी अगर नरम है तो माइक्रो मोटर से भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। नरम है तो कम स्पीड रखिए, धीरे धीरे इंटरमिटेंट थोड़ा 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 करके करिए, ठीक है। इरिगेशन रखिए, ठीक है। इवन हैंड रिमर से भी का भी प्रोविज़न है कुछ इम्प्लांट सिस्टम्स में। हाथ से जो है, जैसे आप एंड्रोडोंटिक रिमर होती है, वह ऐसा मत करना कि वो एंड्रोडोंटिक रिमर से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जो एंड्रोडोंटिक रिमर होती है वो क्या करती है, अगर मान लो एक पॉइंटेड चीज़ से आप अंदर घुस गए, उसके बाद वो लेके गए, बल्कि उस रिमर में, क्योंकि हैंड से अगर करोगे तो क्या होगा, बोन उसके अंदर आ गई, वो बोन हर बार क्लीन कर करके एक कटोरी में डालते गए, काफ़ी 10 मिलीमीटर डीप और 4 मिलीमीटर डायमीटर की ऑस्टियोटमी अगर बनाए तो कितना सारा बोन ग्राफ्ट हार्वेस्ट हो सकता है। और ये बोन ग्राफ्ट उतना ही नहीं होगा जितना कि आपने एरिया को डिग किया है, ये उससे कहीं ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? इसमें ब्लड मिला होगा भाई, ठीक है। हर बार तो खून आ रहा था तो ब्लड भी मिला होगा ऑस्टियोटमी का, तो ब्लड बेकार चीज़ है। ब्लड इज़ द बेस्ट ग्राफ्ट, ठीक है। सबसे अच्छी हड्डी ब्लड से ही बनती है। ये डेंटिस्ट को कोई बताए ना, क्योंकि वो रोज़ दांत उखाड़ता है, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम 3 महीने बाद देखता तो वहाँ सॉलिड हड्डी बन चुकी होती है, तो वो ब्लड से बनती है और किसी चीज़ से तो नहीं बनती। प्लाज्मा डाल देते हैं। अरे यार, जब ब्लड से ही बन रही है और हमेशा बन रही है तो क्यों ज़बरदस्ती टांग फंसा रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो रीमर से भी कर सकते हैं, उससे भी। आई एम नॉट सेइंग कि आप माइक्रो मोटर से करिए। माइक्रो मोटर का ड्रॉबैक इज़ उसके अंदर टॉर्क 1:1 रहता है। अगर बहुत हार्ड, उसमें हाई स्पीड रख के ही आप ऑस्टियोटमी बना सकते हो। लो स्पीड करोगे तो उसमें क्योंकि टॉर्क नहीं है, जान नहीं है, वो बंद हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं करके दिखा देता हूँ, लाओ। इसका मैं स्पीड रखा मैंने 500 पे, मैंने कहा था करने के लिए, ठीक। इसका टॉर्क मैंने कर दिया 10, ठीक। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? चलाइए भाई, रुकिए जरा 1 मिनट 2 मिनट रुकिए, आप चलाइए। रुको रुको ये टॉर्क इसमें तो फिर भी है, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, ए जस्ट अब हुआ 1:1, ठीक है। और इसकी स्पीड घटा के मैं, ठीक, चलाइए एक बार जरा यार। देखिए
मैं इसको ग्रैस्प कर पा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और देखिए, मैं और स्पीड घटा लूँ अगर, ठीक, चलाइए ज़रा, मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ, तो इसका मतलब इतनी फोर्स इसमें उतना दम नहीं है नहीं है। जैसे हम स्कूटर चलाते हैं। स्कूटर जो ट्रेडिशनल स्कूटर चलाया है आपने, उसमें पहला गियर होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। अगर आप ढलान के ऊपर चढ़ रहे हो, चौथा गियर लगाया हुआ, चढ़ जाओगे? नहीं शुरू करना है अभी, तो पहला गियर लगा के ही कहते हैं कि इसको पिकअप लो, नहीं तो ये चढ़ना नहीं है। दूसरा गियर हर से हद लगा लो, तीसरे चौथे में काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका टॉर्क कम है। टॉर्क मतलब उसमें जान नहीं है। एक हाल ये भी हो सकता है कि मैं इसकी स्पीड बहुत लो कर दूं, ठीक, स्पीड बहुत लो कर दी मैंने, देखो इसमें मैंने एकदम 100 पे ले आया, या इसको मैंने और कम कर दिया, 30 कर दी स्पीड, ठीक, स्पीड तो घटा दी, टॉर्क 60 कर दिया। अब चलाइए, सबसे तगड़ा कौन लग रहा है? यही लग रहा है। पकड़िए जरा इसको, इसको रोक के दिखाइए जरा। नहीं रोक पा रहा है ना? क्यों? भाई स्पीड 30 कर दी थी आरपीएम, और 60 कर दिया था टॉर्क। मतलब उसके अंदर जान जो कस के जो कर रहा है वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसको कोई नहीं पकड़ सकता भाई, उसको तो पहलवान भी नहीं पकड़ पाएगा। मेरी क्या तो औकात। कटिंग एफिशिएंसी इज डिपेंडेंट अपॉन टॉर्क एंड नॉट स्पीड। नहीं, ऐसे ये कंक्लूड करना ठीक नहीं है, ऐसे बात को समझिए मेरी। हाँ। मेन पॉइंट इज कि वहाँ पे टॉर्क 1:1 वाला ये है रिडक्शन हैंड पीस माइक्रो नॉर्मल माइक्रोमोटर में। अगर बहुत डेंस हड्डी में आपका ड्रिल जाएगा तो वह हड्डी उसके ऊपर पकड़ बनाएगी, और बहुत सख्त हड्डी हुई तो वो कर ही नहीं पाएगा। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टॉर्क स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टॉर्क बढ़ाने का तो ऑप्शन ही नहीं है वहाँ, अच्छा, समझे नहीं? बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ानी 1:1 पड़ेगी। पे, ठीक है। स्पीड बढ़ाते चलिए। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? बोन चारिंग का चिंता होगा। हालांकि आई डू नॉट एंडोर्स एनी कंपनी, ठीक है, लेकिन भारत में आज के दिन रिलेटिवली सस्ती कंपनियां भी हैं जो ये जो फिजियो वगैरह है 55,000 रुपये, 60,000 रुपये इसकी रेंज में भी बेच रही हैं, ठीक है, और वो भी बहुत ख़राब नहीं है। भाई एक डेंटिस्ट अपना काम चालू ही नहीं कर पा रहा था, क्लियर हुआ? तो मेन पॉइंट इज कि किसी तरह गाड़ी चल पड़े, और वो आदमी 10 से 20 इम्प्लांट लगा ले, 10-20 इम्प्लांट लगा ले, कुछ प्रॉफिट कमा ले, या जीरो प्रॉफिट पे भी लगा ले, तो क्या हुआ? सीख गया ना, तो उसके बाद आगे पैसे कमाएगा, ठीक है। और 20 लगा लिए। हकीकत ये है कि ज़्यादातर जो सस्ते से सस्ते फिजियो भी हैं उनमें वो सारी फीचर हैं अधिकतर, तो आप वो कर लीजिए, 100 इम्प्लांट लगा लीजिए उससे, 50,000 के इम्प्लांट से, तो 50,000 को 100 से भाग कर लो, कितने का एक हुआ? 500 रुपये में, 500 रुपये भाड़ा। मतलब माई पॉइंट इज, आप लोग समझ गए होंगे कि माइक्रोमीटर में और उसमें फ़र्क है। पहले फिजियो बहुत महंगे आ रहे थे जब मैं स्टूडेंट था, या बहुत पहले फिजियो मतलब फिजियो वाज लाइक, तब प्रॉब्लम भी बहुत थे हम लोगों को, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट, ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि नरम हड्डी जहाँ लो स्पीड पे काम हो सकता है वहाँ आप हाथ से, इससे, उससे भी कर सकते हो, लेकिन डेंस बोन में आप नहीं कर पाओगे। तो फिजियो होना इज ओके, हो तो अच्छी बात है, ठीक है।